हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की एमसीक्यू सीरीज है जिसमें कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग इग्नू की जो बुक होती हैं उससे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करती हूँ और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ईच लेक्चर में हम लोग 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट ये भी होते हैं कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लाया करिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है। मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक एक फैक्ट देखना पड़ता है और उससे रिलेटेड मुझे एमसीक्यू के 4 ऑप्शन भी ढूंढने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हम लोग इसमें 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो जो बाहर में जो भी आपको कॉम्पिटिटिव बुक मिलती है एमसीक्यू की, उसमें शायद ही ये क्वेश्चन देखने को मिले। कोई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा तो ही शायद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं इग्नू सीरीज़ में, इग्नू के एमसीक्यू सीरीज़ में मैं डिस्कस करती हूँ उसको आप लोग सेपरेट ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक बहुत ही डिफरेंट सोशियोलॉजी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इग्नू पे चूँकि आधारित है, इग्नू के बुक से पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव के, चाहे वो नेट के हों, चाहे पीएचडी एंट्रेंस हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे अदर हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं जो अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इग्नू के बुक से पूछ दिए जाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि सेम इग्नू के जो कथन का लाइन होता है, सेम वही पोर्शन ही उठा के और एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो भले ही 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। ऑलरेडी हम लोग 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आज हम लोग 141वां अर्थात आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये पहला ही क्वेश्चन बुक का नाम है इमिग्रेशन ऑफ इंडियन लेबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछला जो लेक्चर था एमसीक्यू का, उसमें भी हम लोग जो डायस्पोरा था उस पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम डायस्पोरा की बुक आज ऑलमोस्ट कवर मैं कर दी हूँ, तो डायस्पोरा बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमिग्रेशन ऑफ इंडियन लेबर, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पी साहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, करेक्ट आंसर जो है वो पी साहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उत्प्रवास के लिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्प्रवास के लिए जोर सदैव वास्तविक अवसरों से कहीं अधिक उत्प्रवासियों की धारा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त रहा है। यह कथन किस विचारक का है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, किंग्सले डेविस, हैमंडॉर्फ, ग्लिक्सिलर, रॉबर्ट टी किंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है किंग्सले डेविस। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं इमिग्रेशन ऑफ इंडियन लेबर। मैं बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे कहीं अच्छे से कोई फ्रंट पेज कवर बुक का दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमिग्रेशन ऑफ इंडियन लेबर 1834 से 1900 तक। ओके, यहाँ पे आप लोग राइटर नेम देख सकते हैं, बाई पंचनन साहा, पंचनन साहा। तो यहाँ पे चूँकि ब्लर हो गया है इसलिए मैं सेम उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है, इमिग्रेशन ऑफ इंडियन लेबर 1934 टू 1900। ये सेम यही जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है। आथर जो है वो पंचनन साहा हैं। तो ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ओके,
यहाँ पे एक और आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप लोग घेटो क्या होता है ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। बहुत बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें घेटो के बारे में पूछा गया है, लेकिन आखिर में घेटो एक्ट क्या है, घेटो एक्ट जो है वो कब अस्तित्व में आया था, ये क्वेश्चन जो है एक बनता है। और ये जो डायस्पोरा का जो सिलेबस है, पोर्शन है, इसमें घेटो एक्ट के बारे में इग्नू के बुक में डिस्कस किया गया है। 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1946। ओके, इसको हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंडिया एंड द एशियंस नामक कृति जो है ये किस विचारक की है। बुक्स अपने आप में बिल्कुल यूनिक्स हैं, और ये यूनिक जो बुक के नाम होते हैं यही बहुत बार एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो इस टाइप के जो बुक हैं उनकी ज़रूर आप लोग लिस्टिंग कर लिया करिए, और जो थिंकर के नेम हैं, जो राइटर के नेम हैं, उनको साथ में आप लोग ज़रूर नोट किया करिए। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है, अनिरुद्ध गुप्ता, हेमंडार, आर.के. जैन या फिर रॉबर्ट डी किंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनिरुद्ध गुप्ता। इंडिया एंड द एशियंस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जितनी किताबें मैं डिस्कस कर रही हूँ आज के लेक्चर में, ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो डायस्पोरा पे आधारित हैं। ओके, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो घेटो एक्ट कब अस्तित्व में आया था ये तो हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि ये 1946 में आया था, बट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसको घेटो एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द एशियाटिक लैंड टेन्योर एंड इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1946। एक्ट नंबर 28 of 1946 subsequently renamed the Asiatic Land Tenure Act 1946 and also known as the घेटो एक्ट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि घेटो एक्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग द एशियाटिक लैंड टेन्योर एक्ट 1946 के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये कहाँ पे ये एक्ट लाया गया था, ये है साउथ अफ्रीका में। और क्यों था, शॉर्ट टू कन्फाइन एशियन ओनरशिप एंड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड टू सर्टेन क्लियरली डिफाइंड एरियाज ऑफ टाउन्स। मीन्स ये है कि घेटो एक्ट के अंतर्गत जो आया था, तो ये था कि अब जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे भारत के भी प्रवासी थे, या ये बोलें कि जो यहाँ से प्रवास कर गए थे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही उनको रहना है इंडियंस को। ऐसा जो घेटो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग लाया गया था। आप सभी को पता है कि जो घेटो होता है वो भी एक स्पेसिफिक कल्चर को डिफाइन करता है, उसी तरीके से घेटो एक्ट भी लाया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एशियन ओनरशिप एंड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड टू सर्टेन क्लियरली डिफाइंड एरियाज ऑफ टाउन्स। द एक्ट आल्सो प्रोहिबिटेड एशियंस फ्रॉम owning or occupying property without a permit when such property had not been owned or occupied by Asians before 1946। तो ये एक एक्ट आया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चूँकि हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इस टाइप के जो फैक्ट्स होते हैं वो हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, और इसका तो आप लोग हम पता ही है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अनिरुद्ध गुप्ता हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द इंडियन डायस्पोरा डायनेमिक्स ऑफ माइग्रेशन नामक कृति जो है ये किसकी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एन जयराम, आर.के. जैन, रविंद्र के जैन, आर.एस. गुप्ता। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एन जयराम। यहाँ पे एक और बहुत ही डिफरेंट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये है माओ माओ विद्रोह जो है वो किससे संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है अक्सर करके इस टाइप के जो टॉपिक हैं, वो जो आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टाइप के पूछ दिए जाते हैं। इस टाइप की जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए भी जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि हम लोग इग्नू के बुक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और चूंकि जब इग्नू के सोशियोलॉजी के बुक में माओ माओ विद्रोह या रिबेलियन की बात की गई है तो ये हम लोगों को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। ये किस देश से संबंधित है, तो यहाँ पे 4 देश हैं। ये कीनिया या फिर इसे केन्या भी आजकल कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका, जापान और चीन। जो करेक्ट आंसर है वो है केन्या। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बुक देख सकते हैं। यहाँ पे पहले या जो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन डायस्पोरा डायनेमिक्स ऑफ माइग्रेशन। तो द इंडियन डायस्पोरा डायनेमिक्स ऑफ माइग्रेशन और एडिटर एन जयराम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन जयराम के द्वारा ये लिखा गया है, ओके, एडिटेड किया गया है, ओके। माओ माओ विद्रोह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप लोग माओ माओ रिबेलियन देख सकते हैं। द इमरजेंसी इन केनिया 1952 टू 1956। यहाँ पे ये एक बुक ही इस नेम से लिखी गई है। तो यहाँ पे निक वैन डर बिस्ल करके एक थिंकर है या ये बोलने की राइटर है, उन्होंने इसको लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आखिर में यहाँ पे एक और इमेज मैंने मेंशन किया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये केनिया में जो विद्रोह हुआ था, माओ माओ विद्रोह, उससे संबंधित इमेजेस जब हम इमेज देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे माइंड में छप जाता है। कोई भी चीज़ जब मान लीजिए आप लोगों के सामने फिर कभी आए तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, माओ माओ विद्रोह के बारे में तो हमने सुना था, ये कुछ केनिया से संबंधित कुछ तो टॉपिक था, इतना तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 2 बातें तो क्लियर हो चुकी हैं कि माओ माओ रिबेलियन जो है ये हम लोग चूँकि इग्नू में सोशियोलॉजी के डायस्पोरा के टॉपिक में दिया गया है तो हम लोग को जानना ज़रूरी है। एक बुक ही है माओ माओ रिबेलियन द इमरजेंसी इन केनिया 1952 टू 1956, निक वैन डेर बिस्ल का, ओके। यहाँ पे जो मुझे इग्नू में कंटेंट था उसको मैं डिस्कस यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो यह एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे माओ माओ विद्रोह से कैसे, यहाँ देखते हैं हम लोग। लॉर्ड अल्पोर्ट, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये मैंने इग्नू के बुक से लिया है। लॉर्ड अल्पोर्ट, ये एक नाम आता है। अगर ये दिया जाए कि माओ माओ विद्रोह के समय कौन था लॉर्ड के रूप में, तो लॉर्ड अल्पोर्ट थे। और इन्होंने कुछ बात कही है जो कि भारत से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि भारतीय उच्चायोग कार्यालय के स्टाफ द्वारा, भारतीय उच्चायोग कार्यालय के स्टाफ द्वारा माओ माओ विद्रोह के दौरान कीनिया में जारी संक्रमण तथा अराजकता की स्थिति में योगदान के संबंध में इन्होंने प्रश्न किया था। इन्होंने माना था कि जो भारतीय उच्चायोग कार्यालय के जो स्टाफ हैं ये हैं जो माओ माओ विद्रोह जो चल रहा था केनिया में उसमें अराजकता की स्थिति में अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लॉर्ड अल्पोर्ट है, तो चूँकि उस समय जब माओ माओ रिबेलियन हो रहा था उस समय ब्रिटेन का वहाँ पे शासन था और वहाँ पे लॉर्ड अल्पोर्ट थे उस समय में। उन्होंने कहा कि अल्पोर्ट ने मांग की कि भारत सरकार को कीनिया से अपना स्टाफ हटाने के लिए कहना चाहिए, यानी कि भारत सरकार को कीनिया से अपने जो उच्चायोग कार्यालय के स्टाफ हैं उनको हटा लिया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों को चूँकि भारत से संबंधित ये एक घटना है तो इसमें लॉर्ड अल्पोर्ट का नाम आता है। दूसरी बात कि माओ माओ विद्रोह कहाँ से संबंधित है ये क्लियर हो गया है। तो ये आप लोग एक ऐसा फैक्ट है जो कि ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये जो फैक्ट हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के आप लोग बहुत सारे कंटेंट पढ़ते होंगे, लेकिन जो इग्नू के बुक होते हैं वो कितने डिफरेंट होते हैं या उनके कंटेंट जो होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किस नीति को विकसित किया था। ये बुक भी ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों को एकदम डिफरेंट लग रहा होगा। शायद ही आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे
चार नीति की बात हमने की है यहाँ पे, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, लुक ईस्ट वेस्ट या फिर लुक नॉर्थ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लुक ईस्ट। अब ये क्या था इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी विनियमन प्रबंधन अधिनियम अर्थात फॉरेन रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो था वो कब प्रभावी हुआ था? ये प्रस्ताव तो आ गया था 1999 में, बट ये प्रभावी कब हुआ था ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1 जून 2000, 5 मई 1999, 10 दिसंबर 1999 या फिर 23 मार्च 2000। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन क, 1 जून 2000। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, लुक ईस्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर का एरिया है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए किस नीति को विकसित किया गया था? तो जो हमारा एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके लिए हमको आखिर में कौन सी नीति जो है भारत सरकार ने अपनाई थी? तो इसके बारे में एक फैक्ट है जिसको आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। द लुक ईस्ट पॉलिसी इज़ अ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक ties with Southeast Asia. The policy was launched in 1991 by the government of former Prime Minister पी.वी. नरसिम्हा राव। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे या वो पॉलिसी कब लाई गई थी? तो ये आप लोग देख सकते हैं 1991 में। ओके, अगला जो क्वेश्चन था इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। इसको जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप लोग देख सकते हैं, FRMA या फिर इसे आई थिंक फीमा के नाम से भी शायद जाना जाता है। तो ओके, ये करेक्ट आंसर तो आप सभी को पता है। यहाँ पे आप लोग देखिए, भारत में इसको हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं कि आखिर में फीमा होता क्या है। भारत में विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा होती है, लेन देन के प्रबंध के लिए विधिक अर्थात एज पर लॉ ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 जिसे कि फीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 जून 2000 से लागू हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है कि अंतर्गत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेन देन को या तो पूंजीगत अथवा चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी समझ लेंगे। ओके, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली फेमा का आप लोगों को फुल फॉर्म मिल रहा है। 1999 फेमा इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. Okay, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, इंडियन कम्युनिटीज अब्रॉड थीम्स एंड लिटरेचर नामक कृति जो है ये किसकी है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है डायस्पोरा पे रिलेटेड। तो इंडियन कम्युनिटीज़ अब्रॉड थीम्स एंड लिटरेचर, इसको मैं बहुत कोशिश की कि मुझे इसका फ्रंट पेज कवर मिल जाए लेकिन नहीं मिला, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रविंद्र के जैन, हेमनडार्फ, R.K. जैन, R.S. गुप्ता। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है रविंद्र के जैन। ओके, अगला हम लोग क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है
एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रांट्स नीति किसे कहते हैं या किससे संबंधित है। तो ये कुछ देश हैं जिससे आखिर में किस देश से एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रांट्स नीति जो है वो संबंधित है, जो कि डायस्पोरा का एक ऐसा विषय है कि जो भारतीय थे हमारे वो भी बहुत सारे देशों में गए हैं और वहाँ रहते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अलग अलग देशों में जो इमिग्रेंट्स हैं वो ये आखिर में किस तरीके से किस किस पॉलिसी के अंतर्गत रहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 देश हैं, इजराइल, कनाडा, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है क, इजराइल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसका तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रविंद्र के जैन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रांट्स नीति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग एक बुक ही देख सकते हैं सॉरी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रांट्स करके एक बुक ही है, अ कंपैरेटिव स्टडी बेस्ड ऑन मेनली ऑन द Jewish community in Palestine and the state of Israel। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SN आइजनस्टेड का ये बुक है, आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। SN आइजनस्टेड, ये चूँकि बड़ा करने पे ब्लर हो जा रहा था तो इसके लिए मैंने इतना ही इमेज रखा है, बट आप लोग चाहिए तो एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। SN आइजनस्टेड की ये बुक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रेंट्स। और आप लोग देख सकते हैं कि चूँकि ये स्टेट ऑफ इज़राइल में और पैलेस्टीन में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी बना रहता है हमेशा, वहाँ पे जो ज्यूइश कम्युनिटी है अर्थात जो यहूदी लोग होते हैं, भारत से भी बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ पे जाके रहते हैं। तो ये जो यहूदी कम्युनिटी है इसी पे रिलेटेड, ये इन्हीं से रिलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिग्रांट्स नीति जो है वो लाई गई थी इजराइल में। तो दोस्तों आई थिंक कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हम लोग इसी तरीके से इग्नू से और भी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पे MCQ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।